ओके, तो ये 5 चैप्टर हैं जो कि थर्मल फिजिक्स में हमें स्टार्ट करना है, और हम पांचों चैप्टर अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस में ही खत्म करेंगे। बहुत आसान है, याद भी जल्दी हो जाते हैं, न्यूमेरिकल भी इनके जल्दी बन जाते हैं, और मुझे विश्वास है तुम लोग सब कर लोगे। बस थोड़ा सा इसमें डिसिप्लिन रखना कि 1-1.5 घंटा रोज, 1 घंटा 10-12 क्वेश्चन जो होमवर्क दूंगा वो सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, परेशान मत होना इसके लिए, बाकी चीजें सिखाऊंगा मैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मल फिजिक्स में होता क्या है, कोई बता सकता है क्या? एक्सक्यूज मी। थर्मल फिजिक्स में होता क्या है सर? यहाँ पर हम वो बातें करते हैं जो कि हीट से रिलेटेड होती है। क्या बातें करते हैं? जो कि हीट से रिलेटेड होती है। ये हीट क्या होती है? ये हीट क्या होती है? एनर्जी बोल रहे हो? अच्छा, अब साइंटिस्ट ना इस हीट के बारे में पढ़ाई करने जा रहे थे कि ये होती क्या है, क्या नहीं होती है। तो आपने कभी कभी खाने के पैकेट और इन पर एक यूनिट देखी होगी, कैलोरी। तो कैलोरी नाम का एक साइंटिस्ट था। कैलोरी नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हीट जो होती है ना, सुनो सुनो सुनो, हीट जो होती है ना, वो ऐसा एक ऐसा लिक्विड है जिसका कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, पर वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है या दूसरी बॉडी से एक बॉडी में आती है, और इस दौरान कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो बदल जाती है जिसका नाम है टेम्परेचर। क्लियर है? मैं फिर से कहता हूं, देखो ध्यान से सुनना। थोड़ी सी कहानी जैसा लगेगा आपको, बट अच्छा है, अगर सुनोगे तो मजा आएगा, है ना? नहीं तो फिर तो बकर मत करो अभी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कैलोरी का ऐसा कहना था कि इट इज अ लिक्विड। उसने ऐसा माना, है ना? इट इज assumption that it is a liquid which has no color, no odor, no physical state, but it can transfer from one body to another, and while transferring टेम्परेचर ऑफ द बॉडी चेंजेस। और होता भी है, तुम्हारे अंदर में हीट ठूस दूं तो तुम गर्म हो जाओगे, और तुम्हारे अंदर से हीट निकाल लो तो तुम ठंडे हो जाओगे। तो साइंटिस्ट फिर उलझ गए कि यार टेम्परेचर पढ़ना पड़ेगा हीट पढ़ने के पहले। तो हमने भी वहीं से स्टार्ट किया स्टडी ऑफ। कॉपी में हेडिंग डालिएगा सभी लोग, थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन। पहला चैप्टर है थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपांशन, द स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट is known as thermometry. Is known as thermometry. वो क्या कहलाती है? ठीक है, लिखा है था सभी ने? ओके, तो ये हो गया। अगर टेम्परेचर की बात हो गई तो टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो अभी टेम्परेचर होता क्या है, कोई बताएगा हमें? ये टेम्परेचर होता क्या है? ये तापमान क्या होता है? हम बोलते हैं ना तापमान। तापमान क्या होता है?
इधर देखो, मान लो ये दो एटम है, अगर मैंने उठा के इस फ्राई पैन के ऊपर रख दूं तो क्या होगा? सर ये नाचने लगेंगे, ऐसे तर 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 नाचने लगेंगे। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ vibrational energy of the particle, vibrational energy of the particle। ऐसी डेफिनेशन क्यों बनाई? अगर हम कोई हॉटनेस बोल देते कि यार ये सरफेस ज्यादा गर्म है तो ये इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और ये सरफेस ज्यादा ठंडी है तो इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो पर्सन वेरिएबल हो जाता ना। मैं जाता, मैं बोलता काहे का ठंडा है बे, नॉर्मल है, तुम कहते अरे बहुत ठंडा है। तो तुम्हारे और मेरे सोचने से, तुम खुद सोचो, तुम्हारे और मेरे सोचने से क्या टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग होगी क्या? वैल्यू तो फिक्स होगी ना। तो उस वैल्यू को फिक्स करने के लिए हमने देखा कि जब भी किसी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, बेसिकली उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। क्या होता है? वाइब्रेशनल एनर्जी। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक गैस को अगर एक डब्बे में बंद कर दिया जाए और हीट किया जाए, ये बर्नर लगा दिया हमने, क्या कर दिया हमने? बर्नर लगा दिया। स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को सभी को? तो सर हमने बर्नर लगा दिया। जैसे ही हमने बर्नर लगा दिया तो सर ये गैस के जो मॉलिक्यूल है अभी ज्यादा तेजी से दीवार पे कोलाइड करेंगे। बोलो, ये तो पढ़ाई होगा यार केमिस्ट्री में। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हो गए कि नहीं हो गए? है ना? तो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ vibrational energy of the particle. Higher the temperature, higher the temperature, higher the vibrational energy, vibrational energy, lower the temperature, समझे क्या इतनी बात अच्छे से? लिखो। अभी आई हो साक्षी तुम? तो तापमान मापदंड है ये पता करने का कि वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी है। ओके बेटा। डन एवरीवन? यहाँ पे हम कुछ बातें और करेंगे। बिल्कुल सौम्या।
अब देखिए यहाँ पे हम कुछ और बातें करेंगे, जैसे एक टर्म आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये थर्मल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? हमने ना फोर्स में पढ़ा था इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो। Thermal equilibrium is the state between two or more than two body. It is the state between two or more than two bodies achieved when they are at same temperature. Achieved when they are at same temperature. दो बॉडीज हैं, ए और बी। अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, इट मींस दे बोथ हैव सेम टेम्परेचर, देयर इज नो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बोथ एट सेम टेम्परेचर। अगर इनके साथ एक सी बॉडी कांटेक्ट में आ जाए ऐसे, और इसका टेम्परेचर अलग है, तो वापस से अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में आना है तो तीनों बॉडी कुछ टाइम बाद एक कॉमन टेम्परेचर पे आएंगी, और अगर एक कॉमन टेम्परेचर पे आ गई तो हम कहेंगे both the bodies are at same temperature, hence they all of the three are in thermal equilibrium. So thermal equilibrium is a state at which two and more than two bodies are at same temperature. लिखो, जल्दी लिखो। हालांकि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करना इतना आसान नहीं होता, बट ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है, लिखिए। इतना आसान नहीं होता प्रज्ञा, इट टेक्स टाइम। और कभी कभी तुम लोग एक काम करना, अभी सब लोग क्लास खत्म होने के बाद चाय लेना, और चाय को ऐसा ही रख देना। आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद जब तुम चाय का कप देखोगे तो इट इज स्टिल स्लाइटली हॉट एज कंपेयर टू योर सराउंडिंग। बिल्कुल सराउंडिंग के लेवल का नहीं हुआ होगा वो आधे घंटे में। इट इज स्टिल हॉट एज कंपेयर टू सराउंडिंग। हालांकि वो पीने लायक नहीं है, बट इट इज स्टिल हॉट। अब उसे 3 घंटे रख दो, नाउ इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सराउंडिंग। तो जो टाइम डिफरेंस है ना, वो टाइम डिफरेंस ये बताता है कि सेम टेम्परेचर या थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन चाय का कप एंड सराउंडिंग होने में इतना टाइम लगा। कितना टाइम लगा? 3 आवर्स का, विच इज अ वेरी लार्ज और काफी बड़ा अमाउंट है टाइम। ऐसा नहीं हुआ कि चाय पी रखी और हो गया, या चाय रखी और वो ठंडी हो गई एकदम। तो इट टेक्स टाइम टू एस्टैब्लिश थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू बॉडीज।
हाँ, समय थोड़ी देर के लिए बिगाड़ेगी, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर बाद तीनों अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में आना चाहे तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हीट क्या होता है? हीट क्या होता है, कोई बता सकता है? क्या हीट लिक्विड में ही होती है? क्या हीट सॉलिड में नहीं होती? अब मेरी बात है ना, अच्छे से सुनना। एनर्जी दोनों बैचेस ने मुझसे पढ़ी हुई है, जितने बच्चे बैठे हैं सब जानते हैं एनर्जी क्या होता है। चुपचाप मेरी बात सुनो। हीट, कैलोरी का कहना था, एक तरीके का लिक्विड है जिसका कोई कलर, स्टेट, फिजिकली कुछ भी नहीं होता है ना। ठीक है, मान ली उसकी बात। लेकिन उसने लास्ट में एक बात बहुत अच्छी कही थी कि वो अगर किसी बॉडी में चली जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और किसी बॉडी से निकाल लिया जाए तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है ना। फिर इस पर और रिसर्च करी जूल ने। किसने करी? जूल ने। मैं हीट की कहानी लिखवाऊंगा पूरी, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर में नीड आएगी कहीं, या कुछ कभी टर्म हीट बोलूं तो आपको समझ में आए। फिर इस पर बहुत रिसर्च करी जूल ने, और जूल ने कहा, बोले भैया हीट एक एनर्जी का ही प्रकार है। हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी associated with temperature change, associated with temperature change. This word is very important. अगर किसी भी बॉडी में हीट की बात हो रही है तो टेम्परेचर में चेंज होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो एनर्जी का वो प्रकार जो कि टेम्परेचर में चेंज नहीं लाता उसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है, एनर्जी के दो बच्चे कहे उसने, एक कही हीट, दूसरा कहा वर्क। उसने कहा कि जो कुछ भी दुनिया में तुम देख रहे हो अगर वो टेम्परेचर के कारण होता है, टेम्परेचर के घटने और बढ़ने के कारण होता है, तो उसे नाम दे दो, उस प्रकार की एनर्जी को नाम दे दो हीट, अन्यथा सब कुछ वर्क है। क्लियर हुई क्या ये बात हर किसी को? आज के बाद कोई पूछेगा हीट क्या होती है तो क्या बोलोगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ चेंज इन टेम्परेचर, या एसोसिएटेड विथ टेम्परेचर चेंज। अगर हमने किसी बॉडी को, मान लो तुम बैठे और तुम्हें एनर्जी दी, अगर तुम्हारे तापमान में वृद्धि हुई तो क्या थी वो? हीट। और अगर तुम्हारे तापमान में वृद्धि या तापमान कम नहीं हुआ तो वो क्या था? वर्क। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो मान लो इस डब्बे का, मैं दो बातें समझा रहा हूं यहाँ पे, हीट एंड हीट ट्रांसफर, दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म है। ध्यान से सुनोगे तो मजा आ जाएगा एकदम, सुबह सुबह की नींद गायब हो जाएगी। ये ए डब्बा है, ये बी डब्बा है, इसमें ये डब्बो, ये मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, इसमें ये है। अब इसका टेम्परेचर टी ए इज ग्रेटर देन टीबी, तो तुम्हारी बुद्धि चल गई, अरे टी ए इज ग्रेटर देन टीबी है, इसका मतलब कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा तेजी से ऐसे 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 नाच रहे होंगे, और इसके अंदर धीरे 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 सुस्त पड़े होंगे। ठीक है, अगर ए की वाइब्रेशनल एनर्जी बी में जाने लग जाए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी from one body to another with respect to time, कितने समय में जा रही है, उसे कहेंगे हम हीट ट्रांसफर, उसे कहेंगे हम
हीट ट्रांसफर क्या कहेंगे हम, और कब तक जाएगी, जब तक ए और बी मिलके एक जैसा ना नाचने लगे। वो समय जब ए और बी एक जैसा नाचने लग जाएंगे, तापमान सेम हो जाएगा और हीट ट्रांसफर नहीं होगा एंड देयर विल बी अ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हीट क्या होती है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद टेम्परेचर चेंज। और हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों टर्म समझ में आई, फटाफट लिखो। इससे ज्यादा कहानी हीट की हम आगे पढ़ेंगे। सराफ ऐसा कुछ मतलब मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो मैं मतलब एग्जैक्टली यस नहीं बोल सकता और नो भी नहीं बोल सकता, है ना। मतलब थोड़ा सा क्लियर बताओ या कुछ एग्जांपल दो तो शायद कुछ जवाब दे पाऊं। ये वाइब्रेशनल एनर्जी ए की बी में जब तक जाती रहेगी जब तक दोनों की वाइब्रेशनल एनर्जी सेम नहीं हो जाती। हाँ बिल्कुल राहुल। हाँ तभी तो टेम्परेचर पढ़ना जरूरी है। चलिए लिख लिया बेटा, फटाफट आगे चलें। बिल्कुल मैटर करता है अब देखो हीट ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें वो सारी बात डिपेंड करेगी ना कि हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी किस माध्यम से जा रही है, क्या मोड है उसके जाने का, डायरेक्ट कांटेक्ट में जा रही है या कोई लिक्विड लेके जा रहा है या हवा में जा रही है। तो वो सब चैप्टर में पढ़ेंगे हम, हीट ट्रांसफर चैप्टर में, ठीक है। हीट ट्रांसफर कब कब होगा, कैसे कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम टेम्परेचर पढ़ रहे हैं, फिर हीट पढ़ेंगे, फिर हीट ट्रांसफर। चलिए, तो अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो हम टेम्परेचर देख रहे थे। तो अब ये टेम्परेचर आ गया सर, हमने थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। टेम्परेचर को मेजर कैसे करें, हाउ टू मेजर अ टेम्परेचर, मेजरमेंट। तो देयर इज अ डिवाइस, thermometer, which is used to measure the temperature। 5 साइंटिस्ट ने इस पे काम किया था जो कि सक्सेसफुल थे। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और एक थे तुम्हारे रैंकाइन था कि ऐसा कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता आ रहा, रैंकाइन या ऐसा कुछ, रैंडीन ऐसा कुछ नाम था, रैंकाइन टेम्परेचर स्केल, और एक और कोई था, अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। हालांकि इसमें से जो बहुत फेमस थे वो ये ऊपर के 3 थे, ठीक है। मैं एग्जैक्टली नाम भूल रहा हूँ, मैं देख के बताऊंगा, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं, बट 5 थे। अब इन पांचों ने, देखो ये पांचों दुनिया के अलग अलग कोने में रहते थे। इतनी बुद्धि इन तीनों की थी, कॉमन बुद्धि जो इन्होंने चलाई, इन्होंने ये देखा कि अगर पानी को गर्म करें तो पानी ऐसा ऊपर नीचे हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि यार अपन कोई लिक्विड को अगर गर्म करते हैं ना तो वो एक्सपांड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है फिर छोटा हो जाता है, फिर लंबा होता है फिर छोटा हो जाता है। और मर्क्यूरी ये फेनोमेना बहुत अच्छे से दिखा रहा था। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं सिखा रहा हूँ थर्मामीटर कैसे बनाए जाते हैं, प्लीज। र्यूमर, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड ऋषिता, इट इज र्यूमर स्केल।
र्यूमर स्केल। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं थर्मोमीटर्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा फ़ारेनहाइट, ये रहा केल्विन। शायद से फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग गलत है ना, FAH, हाँ बहुत गलत है, पाप है ये तो। FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ये सेल्सियस अपना। तीनों ने देखा, और ये तुमने भी देखा है कि कोई भी बॉडी को जब हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होती है, फिर छोटी हो जाती है अगर कूल होती है तो, है ना। तो तीनों ने एक डब्बे में मर्क्यूरी ले लिया। अब इन तीनों की बुद्धि बोल लो या कुछ भी बोल लो, तुम खुद सोचो, इन्हें फिक्स तो करना था एक एक पॉइंट, इन्हें फिक्स करना था ना एक एक पॉइंट। एक पॉइंट ऐसा रखना था जहां पे मर्क्यूरी एक्सपांड ना हो, और एक पॉइंट ऐसा रखना था जहां मर्क्यूरी मैक्सिमम एक्सपांड हो। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक दो दो पॉइंट तो फिक्स करना थे कि मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर इतना होगा, मिनिमम इतना होगा, ऐसा है ना। तो ये काफी परेशान थे कि क्या करें, किसको मैक्सिमम माने, किसको मिनिमम माने, कैसे होगा यार। फिर इनकी इच्छा भी थी कि हमें बड़ा साइंटिस्ट बनना है, तो बड़ा साइंटिस्ट बनना है तो हमारी स्केल दुनिया के हर जगह पर चलनी चाहिए। दुनिया में हर जगह क्या अवेलेबल है? पानी। क्या अवेलेबल है? पानी। अगर पानी अवेलेबल है तो इन तीनों की बुद्धि चली, और इन तीनों ने कहा कि लोअर पॉइंट को हम फिक्स कर लेते हैं एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैसे फिक्स कर लेते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और अपर पॉइंट फिक्स कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब मुझे एक बात बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मुझे एक अपनी बुद्धि लगाकर सोचना, थोड़ी सी अपना दिमाग लगाना और सोचना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो दोनों होंगे, ये पूरी दुनिया में एक जैसे होंगे ना? कितने होते हैं जरा बताना तो, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सर ये 0 डिग्री सेल्सियस और ये 100 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर गलत है बे, ये गलत है। इसके साथ एक शब्द और जुड़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट। सुन लो मेरी बात, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार का हो, 1.01 बार का, है ना। नहीं तो कुकर में पानी जल्दी बॉयल हो जाता है, कुकर में ढक्कन लगाकर रखो, पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा। 90 डिग्री के आसपास ही बॉयल होने लगता है पानी। पता है कि नहीं सब जीवन जिया है कि नहीं, कि उठे थे तब से ही पढ़ रहे थे, पैदा हुए और पढ़ना चालू, ये सब करने का मौका ही नहीं मिला सर। मिला है ना। कुकर में पानी जल्दी गर्म हो जाता है, किसी हाइट पर जाए तो ज्यादा टाइम लगता है बॉयल होने में। जब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 बार का होगा तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, और अगर ये 1.01 बार नहीं हुआ तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने वाला नहीं है। बुद्धि में चलता है कि नहीं? और नहीं चलता है तो आज से अपने जीवन में याद रख लो ये बात। हाँ बिल्कुल निधि, 100% सही बात कह रही हो तुम। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है अगर तापमान हो, यदि दाब, मतलब हिंदी में दाब कहते हैं प्रेशर को, अगर प्रेशर हो 1.01 बार। क्लियर है? तो पूरी दुनिया में यही प्रेशर लगता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो तीनों बुद्धिमान थे ना, तीनों का काम आसानी से हो गया ना। समझ गए? चलो, तो ये तीनों पॉइंट बन गए। अब देखो मर्क्यूरी को इस बात से फर्क पड़ेगा क्या कि उसको फ़ारेनहाइट यूज कर रहा है कि केल्विन यूज कर रहा है कि सेल्सियस यूज कर रहा है? नहीं ना। तो मतलब सर लेंथ
ऑफ ऑल द थ्री स्केल इज फिक्स्ड. मर्क्यूरी हर जगह पर उतना ही एक्सपांड होगी, एल, और इसके लिए भी एल. लेंथ ऑफ द थ्री स्केल इज फिक्स्ड, लंबाई जो होगी, हालांकि तीनों ने नाम अलग अलग रखा था. इसने कहा था कि मेरा फ्रीजिंग पॉइंट का नाम होगा 0 डिग्री सेल्सियस और मेरे बॉइलिंग पॉइंट का नाम होगा 100 डिग्री सेल्सियस. इसने कहा था मेरा फ्रीजिंग पॉइंट होगा 273 केल्विन पे और बॉइलिंग होगा 373 केल्विन पे. और इसने कहा था कि मेरा होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और 180 फ़ारेनहाइट पे. ये तीनों की अपनी इच्छा थी ना. अरे यार तुम तो एक काम करो यार, अपन भी एक एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं. और मान लो कि ये ऐश्वर्य सर ने अपनी स्केल बना दी आज से, और ये बन गई एक उनकी स्केल. उन्होंने भी मर्क्यूरी ले ली, उन्होंने लिया 5A और यहाँ ले लिया उन्होंने 200A. ये नई स्केल उन्होंने ही बना ली. मर्क्यूरी को इस बात से फर्क पड़ेगा क्या उन्हें कौन यूज कर रहा है चारों में से? मर्क्यूरी इस स्केल के लिए भी एल ही ऊपर जाने वाली है. अच्छा, तो यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है कि थर्मामीटर कैसे बनने जा रहा है. थर्मामीटर की उच्चतम रेंज उन्होंने फिक्स करी थी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. रीजन ये था कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाए. और न्यूनतम रेंज एक्सेप्ट करी थी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ठीक है, बस तीनों ने न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग फिट करी थी. तीनों ने न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग फिट करी थी. हाँ, ये 212 होता है सर. तीनों ने न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग फिट करी थी. क्लियर हुई क्या इतनी बात? अच्छा, अब अचानक से तीनों मिल लिए सहारा डेजर्ट में. कहा मिल लिए? सहारा डेजर्ट में. अब अचानक से अगर तीनों मिल लिए सहारा डेजर्ट में अपना अपना थर्मामीटर लेके, तो देखना ध्यान से, और मैं भी चला गया उनसे मिलने, तो हम सब के थर्मामीटर में जो भरी हुई मर्क्यूरी है वो एक हाइट पे ऊपर आ जाएगी ना ऐसी. अरे यार हाँ ना बोल दो यार. हालांकि सबकी वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग होंगी क्योंकि वो तो हमने डिसाइड करी है. लेकिन मर्क्यूरी तो हाइट एक लेगी ना. लेट अस सपोज दैट हाइट इज एक्स. ओहो सर, यहाँ पर दिखेगा कुछ डिग्री फ़ारेनहाइट में, यहाँ पे दिखेगा कुछ डिग्री, यहाँ पे दिखेगा केल्विन में, यहाँ पे दिखेगा डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पे आपकी स्केल में दिखेगा ए में. अरे यार हाँ ना बोल दो यार. अगर ऐसा होगा सर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस 212 माइनस 32 के, और एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ माइनस 32 के. पहली वाली स्केल में देखो, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा लंबाई लेगा, और मैक्सिमम लंबाई एल होगी जो कि फाइनल लिमिट के बीच में होगी. अरे यार, जो मैंने लिखा है समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो यहां पर भी ना बताएं सर क्या होगा. यहां पर अगर हम देखें तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा. क्या आएगा? कोई कांस्टेंट आएगा. तो सर आप है ना एक काम करो ना, इनका रेशियो ले लो तो वो कांस्टेंट कट जाएगा. अरे यार, हाँ या ना? और कोई बोलो ना यार. ऐसे ही यहां पर भी L बाय एक्स का रेशियो लिखूंगा मैं. तो L बाय एक्स का रेशियो कितना आने वाला है सर? 373 माइनस 273 डिवाइडेड बाय के माइनस 273. ऐसे ही सर यहाँ पे लिखोगे तो आएगा L बाय एक्स बराबर 100 माइनस 0 अपॉन में डिग्री सेल्सियस माइनस 0. बोलो. और ऐसे ही सर आपने जो स्केल बनाई थी उस पे लिखोगे तो आएगा 200A माइनस 5A अपॉन में A माइनस 5A. बोलो ना यार, बुद्धि चल रही है क्या? हम्म.
इतना समझ गए? सर यहां तक समझ में आ गया? अगर यहां तक समझ में आ गया तो तुम देखो ना, सबका L बाय एक्स कॉमन है। ये भी L बाय एक्स है, ये भी L बाय एक्स है, ये भी L बाय एक्स है, और ये भी L बाय एक्स है। सर चारों स्केल के ना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। एक्स वो हाइट है जो कि थार डेजर्ट में जब सब मिले थे तो कॉमन हाइट अचीव करी थी मर्क्यूरी ने। ऐसा समझो फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस और मैं, हम चारों थार डेजर्ट जाकर मिल लिए। तो हमारी मर्क्यूरी को थोड़ी फर्क पड़ता है, वो तो सेम हाइट लेगी, बस हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग होंगी। आना बोल जल्दी। तो वही लिखा है मैंने। अगर वो होगा तो सर यहां पर ना ऐसा लिखो ना, L बाय एक्स बराबर क्या था, 212 माइनस 32 फ़ारेनहाइट माइनस 32, और यहां पर लिखो ना 373 माइनस 273 केल्विन माइनस 273, और सर यहाँ पर लिखो ना क्या लिखा था सर आपने, 100 माइनस 0 अपॉन में डिग्री सेल्सियस माइनस 0, और यहाँ पे लिखो ना आपकी स्केल 200 A माइनस 5A अपॉन में कुछ A माइनस 5A, इसको नाम दे दो कुछ नया टेम्परेचर X, जो कि मेरी स्केल पे आएगा। क्या ये सही है? बोलो यार, जरा यहाँ से लिखो सभी लोग, फटाफट फिर आगे करते हैं। अच्छा सुनो, 4 लाइन छोड़ देना है ना, 4 लाइन छोड़ देना, और फिर लिखना है सब कुछ। रेशो कंपेयर करके बनाई है कृष्णा ये इक्वेशन। चार लाइन छोड़ देना बेटा आप लोग। लिख लिया? अब लिखो। हाँ लिख लो शुभांशु। हाँ मेहुल, सब कुछ जितना स्क्रीन पे बेटा पहली बार अटेंड कर रहा है क्या क्लास?
temperature is measured with a device known as thermometer. They work on the principle of zeroth law of thermodynamics. They work on the principle of zeroth law of thermodynamics. ऐसी थी लाइन, सॉरी, zeroth law of thermodynamics. They work on the principle of zeroth law of thermodynamics. In this we use liquid or gases. In this we use liquid or gases for the expansion. In this we use liquid or gases for the expansion. And hence they are known as thermometric substance. And hence they are known as thermometric substance. And hence they are known as thermometric substance. Thermometric substance. चलिए अब इधर देखिए सभी लोग, ये लिख लिया सभी ने? लिख लिया सभी ने? अच्छा तरफ तुम्हारे नहीं, अलग अलग होते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट लिया है मैंने, मेल्टिंग नहीं लिया है, फ्रीजिंग लिया है. क्या फ्रीजिंग और मेल्ट होना एक ही प्रोसेस है? तो फिर सेम कैसे होंगे वो? कैसी बात कर रहे हो? अच्छा इधर आओ, ये लिख लिया सभी ने? अब देखो L/x इक्वल टू 180 F माइनस 32 100 K माइनस 273 100 डिग्री सेल्सियस. और आपकी स्केल अभी थोड़ी देर के लिए इसको रोको. तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाऊं तो तुमने बचपन में ऐसा पढ़ा हुआ है क्या? इन दो रेशियोज को कंपेयर करो. सर अगर इन दो रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो K माइनस 273 100 बाय डिग्री सेल्सियस, तो 100 से 100 कैंसिल आ गया, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल टू केल्विन. यही पढ़ाते थे तुम्हें बचपन में कि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो, केल्विन आ जाएगा. हाँ या ना बोलो. अब इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या लिखोगे? 180 F माइनस 32 100 डिग्री सेल्सियस 9 और 5. तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. यही तो पढ़ाते थे सर हमें बचपन में. क्या दोनों फॉर्मूले आ गए? नोट करके यहां से जल्दी से लिखो. और इसको बॉक्स में डालो. अरे हमारी स्केल का है. अरे यार
वो इतना नीड नहीं आती, तुम निकाल सकते हो रिलेशन, लेकिन फ़ारेनहाइट और केल्विन के रिलेशन की इतनी कहीं नीड नहीं आती। ये तुमने दोनों फॉर्मूले देखे हुए हैं तो मैंने इनको डिराइव कर दिया। चलो आगे देखो। इसी में देखो हमने क्या देखा, L बाय एक्स इक्वल टू 212 माइनस 32 अपॉन में F माइनस 32, 373 माइनस 273 अपॉन में केल्विन माइनस 273, फिर हमने देखा 100 माइनस 0 अपॉन में डिग्री सेल्सियस माइनस 0, और जो आपने स्केल बनाई थी वो भी लिखी थी हमने। बेसिकली तुम ध्यान से देखो तो किसी भी स्केल को लिखने के लिए रेशो में हम क्या कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट अपॉन में कोई भी नई वैल्यू, जो भी वैल्यू हमें निकालनी है, लेट अस सपोज इट इज एफ माइनस बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर भी वही तो लिख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल माइनस फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल के माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर भी तो वही लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इन सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट इन सेल्सियस अपॉन में सेल्सियस, मैं उल्टा लिख रहा हूं, बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए? क्लियर है क्या? नोट करके लिखो इसको भी। तो कुछ भी मेजर करना हो तो क्या लिखना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में जो भी वैल्यू निकालनी है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। मेरा ध्यान कहाँ है? ठीक है। नई स्केल होती तो सर आपकी स्केल पे भी वही कर रहे थे हम, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में ए माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए? क्लियर है? चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करो, जल्दी से करो क्वेश्चन।
सबका आंसर आ गया? 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहले आप लोग कीजिएगा 8th क्वेश्चन सॉल्व। चलो मैं देता हूं पहले एक क्वेश्चन, प्राण उड़ जाएंगे तुम्हारे। इधर देखो, अ न्यू स्केल is designed such that freezing point is 100 A, 100 मतलब 108 A, and boiling point is 8 A. If surrounding temperature is 30 degrees Celsius, find the reading on new scale. Find the reading on new scale. Find the reading on new scale. जल्दी करो। अरे हाँ, मैंने उल्टा ले लिया, सॉरी। इसको सॉरी सॉरी सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक। सॉरी, मैंने उल्टा ले लिया था। आंसर बताओ। क्या पता सर, क्या चल रहा है, कौन सा तापमान नापना है? हमारा तापमान सड़ रहा है यहाँ पे, ऐसा हो रहा है क्या? प्राण उड़ रहे हैं क्या तुम्हारे? लग रहा है अब आ गया समय। चलो इधर देखो जल्दी। सर अगर हम कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर डिग्री सेल्सियस एंड न्यू स्केल, तो सर कुछ भी नहीं होता है, एक ही फॉर्मूला है, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में अननोन टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में अननोन टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, फ्रीजिंग होता है 0, अननोन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 30 है माइनस 0, और यहाँ पर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट है 108 माइनस 8 A। इसकी नई यूनिट कितनी होगी पता नहीं है, लेकिन इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 8A। तो इसको सॉल्व करें सर, तो ये आ रहा है 100/30 इक्वल टू 100 अपॉन में x माइनस 8। ए दोनों से कट गया, नहीं ए कटेगा, 100A माइनस x 8A। ये सॉल्व कर लो यार फटाफट, और x की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। मैं करूं क्या सॉल्व? 100 तो पूरा ही कट जाएगा। सर 100 पूरा कट गया, तो ये बच रहा है 1/30, और ये बच रहा है 1/x माइनस 8A। इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, तो x इक्वल टू 38A आ रहा है। हाँ वो सेम है, मतलब मैंने अभी ऐसे लिया है, तो मैं वो सेम ही मिलेगी, ठीक है। अदीफा वो सेम ही मिलेगी, तुम सही कह रही हो। अब करो जरा 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन करो। हाँ भैया,
चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। क्या बात है सुमित, वेरी गुड। गाना पहचान गया ये लड़का, बताओ। चलो इधर आओ। एक खराब थर्मामीटर था जिसका फ्रीजिंग पॉइंट था 5 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट था 95 डिग्री सेल्सियस। अच्छे थर्मामीटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 और 100। अगर इस पर रीडिंग 60 है तो इस पर कितनी होगी, x। अरे तुम इसे खराब क्यों मान रहे हो, तुम मान लो ये तुमने बनाया था और ये कि सेल्सियस ने बनाया था, रेशो कंपेयर कर लो ना। क्या लिखोगे, 100 - 0 अपॉन में x - 0, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 95 - 5 अपॉन में 60 - 5। सॉल्व करो ना इसको। 90 60 - 5 कितना होगा, 55। 100x ये गया इससे 550/9 इक्वल टू x। कितनी आ रही है वैल्यू, 9 6 54। क्या आ रहा है आंसर बताओ, 61.11। फोर्थ ऑप्शन। 8th क्वेश्चन करो सभी लोग, 8th क्वेश्चन करो। बेटा पहले पढ़ ले क्वेश्चन कृति। वो कह रहा है कि 60 डिग्री अगर फॉल्टी पे रीड कर रहा है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एज इट रीड 60 डिग्री ऑन फॉल्टी। तो अगर फॉल्टी पे 60 डिग्री रीड कर रहा है तो, है ना, क्या ऐसी सिचुएशन है कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, तोते उड़ गए एकदम है। अंग्रेजी है यार ये तो, ये तो अंग्रेजी है बेटा। तुम देखो तो x की वैल्यू तो निकाल रहे हो तुम। चलो सॉल्व करते हैं। एक x डिग्री है, कोई एक x स्केल है जिसपे फ्रीज होता है 125 डिग्री पे और बॉयल होता है 375 पे। एक y है जिसपे -70 पे फ्रीज होता है और -30 पे बॉयल होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर अगर x स्केल पे, सॉरी, अगर y स्केल पे 50 डिग्री y रीड कर रहा है, कितना रीड कर रहा है, 50 डिग्री y, तो x स्केल पे कितना करेगा रीड, यही बोला है। रेशो कंपेयर कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट
और 50 माइनस ऑफ माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट x माइनस 125। आंसर क्या आ रहा है? 375 प्लस 125, 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 ये 500, x प्लस 125 40 120। तो ये हो गया 1/3। 1500 में से 125 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1375 डिग्री सेल्सियस, डिग्री एक्स। क्या आसान है क्वेश्चन? इस पूरे टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं टेम्परेचर में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? होमवर्क लिखो, एक तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है और एक लिखो एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 23। कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे थर्मल एक्सपांशन के, वो कल बन जाएंगे। कल क्लास रखनी है? हाँ सुमित बिल्कुल, कल क्लास रख लें एक मॉर्निंग में। ओके, कल आप लोगों की क्लास है 7 to 8:20 अगेन मॉर्निंग। ओके बच्चों, this is all for today's class. Good day, not night.